नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सीरीज में पॉलिटी के क्लास 9th पॉलिटी के चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू के रूप में प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। पॉलिटी क्लास 9th चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको देखेंगे और यहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी टीआरई 4 में पूछे जाएंगे। देखिए क्या लिखा है। लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। ऐसे नियमों का सभी सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? संविधान। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीके का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहां क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान का निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और उसके पीछे के मौलिक विचारों मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। यानी हम आज पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान कैसे बना और दक्षिण अफ्रीका के संविधान को बनने में क्या क्या अनुभव प्राप्त हुआ और उसके बाद भारतीय संविधान के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, तो इसमें नेशनल मंडेला का कथन है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के संविधान को बनने में बहुत बड़ा योगदान दिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। देखिए उनका कथन क्या है। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैंने इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है नेल्सन मंडेला का। और नेल्सन मंडेला के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। देखिए क्या लिखा है। यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिस पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद के चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। यानी नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का उन पर मुकदमा चलाया था और उन्हें और अन्य 7 नेताओं को 1964 में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के कारण उनको सजा दी गई थी। कब? 1964 ईस्वी में सजा दी गई थी। किसको? नेल्सन मंडेला और उनके 7 अन्य साथियों को, और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। फिर उसके आगे देखेंगे। अगले 27 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया था। यानी उन्हें 1964 ईस्वी में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई और उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयानक जेल रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया। कितने साल तक? 27 वर्षों तक। यानी एनसीईआरटी में यह भी दिया है कि उन्हें 28 वर्षों तक कारावास में रखा गया था। अब आगे देखेंगे हम। देखिए रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। देखिए क्या लिखा है। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को।
यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका को भी अंग्रेजों ने वैसे ही गुलाम बनाया था जैसे भारत को बनाया था, पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्हें स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। यानी दक्षिण अफ्रीका में जो वहाँ के मूल निवासी थे उनकी संख्या 3/4 थी पूरी जनसंख्या में, आबादी में, और केवल एक भाग गोरों मतलब श्वेत लोगों का था और 3/4 भाग अश्वेत लोगों का था। फिर भी अश्वेत लोगों का बहुमत अधिक था, लेकिन शासन कौन चलाता था? श्वेत लोग, और वे रंग भेद के आधार पर शासन करते थे। मतलब जो अश्वेत काले लोग रहते थे उनसे बहुत भेदभाव करते थे। देखिए, श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्ल जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से भी लोग, मतलब जो देखिए श्वेत और अश्वेत के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिए थे। किन्हें? अश्वेतों को। उनकी आबादी भी 3/4 थी, फिर भी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। अब आगे देखते हैं। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। यानी वहां पर गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल और रेल, पुस्तकालय, सिनेमाघर, यहाँ तक कि शौचालय में भी गोरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था और काले लोगों को के लिए अलग व्यवस्था थी। देखिए, इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। यानी जहां गोरे लोग के लिए अलग व्यवस्था थी वहां पर काले लोग नहीं जा सकते थे। और अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। यानी अश्वेत लोगों को कोई अधिकार नहीं था, विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट, देखिए झंडे तले एकजुट हुए। किसके किसके झंडे तले? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के। देखिए, इनमें से कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। यानी जो अश्वेत लोग थे वे तो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नामक पार्टी के झंडे तले आकर, लेकिन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में कई संवेदनशील गोरे लोग भी शामिल हो गए थे और गोरे लोग भी रंगभेद की नीति को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। यानी कई देशों ने भी विरोध किया कि इसको हटा देना चाहिए, मतलब रंगभेद की नीति जो है उसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन अंग्रेज जो थे वे, यानी गोरे सरकार जो थे वे लोग अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए उसके आगे यहाँ पर देखिए एक नए संविधान की ओर। इसमें क्या दिया है? देखिए, रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकती। यानी जब संघर्ष, हड़ताल संघर्ष जब अश्वेत लोग अधिक करने लगे
तब जो गोरी सरकार थी, यानी गोरे लोगों की सरकार थी, उन्हें एहसास हो गया कि हम अश्वेत लोगों पर जोर जबरदस्ती से ज्यादा दिन तक अब शासन नहीं कर सकते। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू कर दिया। जब उन्हें एहसास हो गया कि अब हम ज्यादा दिन तक अश्वेतों पर जबरदस्ती शासन नहीं कर सकते, तो उन्होंने जो रंग भेद की नीति बनाई थी उसमें बदलाव करना शुरू कर दिया। भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली। और उसके बाद देखिए 28 वर्षों तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। कब आजाद कर दिया गया? 28 वर्षों बाद। और नेल्सन मंडेला और उनके अन्य साथियों को कब आजीवन कारावास की सजा हुई थी? तो 1964 ईस्वी में रंग भेद नीति के विरुद्ध मतलब रंग भेद नीति के विरुद्ध विद्रोह करने पर या विरोध रंग भेद नीति का विरोध करने के कारण उन्हें 1964 ईस्वी में रोबेन द्वीप पर, दक्षिण अफ्रीका का सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप पर, उन्हें आजीवन कारावास के रूप में कैद करके रखा गया। और जब अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले आकर, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में आकर अश्वेत लोगों ने जब श्वेत सरकार का विरोध किया और हड़तालें की और रंगभेद की नीति समाप्त करने का संघर्ष किया, तब जो गोरी सरकार थी उन्होंने हजारों अश्वेतों यानी हजारों काले और रंगीन चमड़ी वालों की हत्या करके अपना शासन जारी रखा। लेकिन जब यह हड़ताल और संघर्ष बहुत बड़े लेवल पर होने लगा, तब गोरे शासक को समझ में आ गया कि हम अब अश्वेत लोगों पर जोर जबरदस्ती करके शासन नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो अपने रंग भेद की नीति थी उसमें बदलाव करना शुरू किया और रंग भेद का जो कानून था उसे वापस ले लिया, और राजनीतिक दलों पर जो प्रतिबंध लगा था उसको भी, और मीडिया पर जो प्रतिबंध लगा था उसको भी हटा दिया। और 28 वर्षों से जो जेल में बंद थे नेल्सन मंडेला, उन्हें आजाद कर दिया। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। यानी दक्षिण अफ्रीका कब लोकतांत्रिक देश बना? तो 26 अप्रैल 1994। और नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक रोबेन द्वीप वाले जेल में रखा गया था? तो 28 वर्षों तक। और नेल्सन मंडेला को रंगभेद नीति का विरोध करने के कारण जेल में डाला गया था। कब डाला गया था? तो 1964 ईस्वी में नेल्सन मंडेला और उनके 7 साथियों को। आगे देखते हैं हम, रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। अब आगे देखते हैं, देखिए यह सब कैसे हुआ। आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति, यानी जो नई दक्षिण अफ्रीका बनी उसके पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से जाने। देखिए नेल्सन मंडेला का कथन है यह, इसको हम देखेंगे। यह किसका कथन है? नेल्सन मंडेला का। देखिए क्या कथन है, देखिए यहाँ पर लिखा है, किसने बुलाया? नेल्सन मंडेला ने। देखिए ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भल मन साहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़े और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था नेल्सन मंडेला ने। और भारत का सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है भारत का, वह केवल 2 विदेशी व्यक्तियों को दिया गया है। किसको किसको दिया गया है? तो एक नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न मिला है, और एक खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम सीमांत गांधी बोलते हैं, उनको भी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला हुआ है। यानी भारत रत्न केवल 2 विदेशी को प्राप्त है। एक किसको प्राप्त है? एक नेल्सन मंडेला को प्राप्त है, और एक किसको प्राप्त है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी बोलते हैं, उनको प्राप्त है। अब आगे देखते हैं हम, नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों के स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्यारों के जोर पर, यानी नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था, और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों भी साथ साथ बैठे, यानी नए संविधान का जो निर्माण होना था उसमें श्वेत और अश्वेत दोनों लोग एक साथ बैठे, और नेल्सन मंडेला ने बोला कि दोनों लोगों में जो अश्वेत लोग हैं वो ये श्वेत लोगों को माफ कर दें और बदले की भावना न रखें। देखिए
अफ्रीकी, क्या लिखा है आगे देखते हैं अब हम। यहाँ के दोनों लोग साथ साथ बैठे, फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ से 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना। यानी संविधान बनाने में उनको कितने वर्ष लगे? तो 2 वर्ष लगे थे। और कब दक्षिण अफ्रीका आजाद कब हुआ था? यानी दक्षिण अफ्रीका में गणतंत्र लोकतांत्रिक शासन लोकतांत्रिक सरकार कब बनी? तो 26 अप्रैल 1994। यह सब हमें याद रखना है। यहीं से यहाँ शिक्षक भर्ती में पूछ सकता है कि नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष कारावास में रखा गया? 28 वर्षों तक। किस द्वीप पे रखा गया? रुबेन द्वीप पर। और उन्हें कब रंगभेद की नीति का विरोध करने के कारण कब उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई? तो 1964 में। देखिए, इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा। यानी जितने अधिकार दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने अपने नागरिकों को दिया है उतने अधिकार किसी अन्य देश ने नहीं दिया है। और उन्होंने यह भी फैसला किया कि मुश्किल मामलों के समाधान के लिए समाधान की कोशिश के लिए किसी को अलग नहीं किया जाएगा। यानी उसमें श्वेत और अश्वेत दोनों लोग बैठकर जो मुश्किल काम रहेगा उसको क्या करेंगे? उसका समाधान करेंगे। और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब उसे हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण देखिए, दक्षिण आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। उसके आगे, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों के को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की साझेदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। अब आगे नेशनल मंडेला बोलते हैं और उसके आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। देखिए, अब यहाँ से देखेंगे कि उनका संविधान कैसे बना या हमें संविधान की जरूरत क्यों है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए क्या लिखा है, हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है। इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। हम आगे देखेंगे। देखिए, उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। यानी अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति की और अपनी विशेषाधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। यानी श्वेत लोगों ने क्या किया कि बहुमत के आधार पर बनने वाली सरकार यानी बहुमत के अधिकार को स्वीकार किया। श्वेत लोग ने बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत को स्वीकार किया श्वेत लोगों ने। और अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि केवल बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। अब आगे देखते हैं। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है जो बातें तय हुई है उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता है। यानी जो बातें तय हुई थी उसे क्या किया जाए, उसे लिखित रूप में ले लिया जाए। अब आगे, भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा।
इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप से आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि देखिए वे इस बात पर सहमत हुए कि नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। यानी जो गोरे और काले लोगों में सहमति बनी, गोरे लोगों ने सोचा कि भविष्य में क्या गारंटी है कि अश्वेत यानी काले लोग बहुमत के आधार पर हमारे जमीन जायदाद और हमारे विशेषाधिकार को न छीने। तो इसके बाद यह सहमति बनी कि जितने भी सहमति बन रही है आपस में उसको लिखित कर लिया जाए और आने वाली जो सरकार रहेगी वह इन जो नियम बने रहेंगे, जो अधिकार बने रहेंगे, उनको बदल न सके। और इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को क्या बोला गया? संविधान बोला गया। और संविधान अफ्रीका में संविधान बनने में कितने समय लगे? तो 2 वर्ष लगे। देखिए संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। यानी दुनिया भर में जितने भी लोग हैं उनके विचार में भी अंतर होता है। किसी का विचार कुछ और होगा, किसी का विचार कुछ और होगा, और उनके हितों में भी फर्क होता है। किसी का हित किसी दूसरे काम में होगा तो किसी का हित किसी दूसरे कार्य में होगा। देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसी बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। देखिए यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। यानी सभी के लिए एक नियम की जरूरत होती है, और जो नियम लिखित रूप से हो जाते हैं वही क्या हो जाता है? संविधान हो जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है? संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें एक प्रमुख है। यानी संविधान लिखित नियमों की एक किताब होती है जिसमें किसी देश के रहने वाले सभी लोगों को उस नियम को मानना पड़ता है, मानने की बाध्यता होती है। उस नियम के खिलाफ सरकार भी काम नहीं कर सकता। यानी संविधान जो है सर्वोच्च कानून होता है। और उसके बाद देखिए संविधान अनेक काम करता है, और उनमें से देखिए कुछ प्रमुख काम के बारे में हम देखेंगे। कुछ प्रमुख काम क्या क्या है? देखिए पहला यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करता है। कौन करता है? संविधान करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए सरकार की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। कौन करता है? संविधान। और आगे देखते हैं। देखिए जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है। यहाँ से पूछा है, जिन देशों में संविधान हो वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों देश, यह जरूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। देखिए अब भारतीय संविधान का निर्माण देखेंगे यहाँ से कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। देखिए दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था। भारत के लोग जब गुलामी की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे, देश ने धर्म के आधार पर बंटवारे की विभीषिका झेली, और भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। और आगे देखिए विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे।
एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत में या पाकिस्तान, जिसमें इच्छा हो, अपनी रियासत को विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं ने देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। यानी संविधान निर्माताओं को क्या थी? अपने देश के वर्तमान और भविष्य का चिंता थी। देखिए संविधान निर्माण का रास्ता कैसे बना। देखिए सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक बड़ा लाभ था। मतलब सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में देखिए भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज को, राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी है। देखिए अब आगे क्या लिखा है। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार के रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था के लगभग जस का तस अपना लिया गया। जैसे 1935 का भारत सरकार कानून यानी भारत शासन अधिनियम 1935, जो भारतीय संविधान बना है उसमें लगभग 70% भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। देखिए आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चल रहे चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया था और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, वे हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। अब संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा के बारे में आप देखेंगे। देखिए भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। यहाँ आपको संविधान बनाने की प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में संक्षेप में जानकारी मिली है। देखिए आगे, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती थी, उन्हें संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव हुए थे। यह बिहार शिक्षक टीआरई 3 में पूछा गया था, पॉलिटी में, जो 40 नंबर का था। उसमें पूछा गया था कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ, तो उसमें विकल्प दिया था जुलाई 1946, वही आंसर था। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई, एक भारत की संविधान सभा और एक पाकिस्तान की संविधान सभा। देखिए एक पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे।
इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। भारतीय संविधान देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा में 299 सदस्य थे और 299 सदस्य थे और उन्होंने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। इसलिए हम सब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, इस सभा द्वारा 7 दशकों से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया था। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता था, वह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता था। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर वहां के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। उसके आगे देखते हैं। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। यानी जो संविधान सभा में 299 भारतीय संविधान में चुने गए थे, उसमें जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव डायरेक्ट लोगों ने नहीं किया था। देखिए, इनका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों पर सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग आते थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता। यानी जो संविधान सभा में प्रारंभ में 389 सदस्य थे और उसके बाद जब संविधान सभा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। एक भारत का संविधान सभा और एक पाकिस्तान का संविधान सभा। और जो भारत का संविधान सभा था उसमें 299 सदस्य थे और जो 299 सदस्य यानी 389 सदस्य थे पूरे प्रारंभ में भारतीय संविधान सभा में, उसमें जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव डायरेक्ट सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। उनका चुनाव कौन किया था? जो प्रांतीय असेंबलियों के सदस्य थे उन्होंने उनका चुनाव किया था, और जो प्रांतीय असेंबली के सदस्य थे उनका चुनाव लोगों ने किया था। इसलिए भारतीय संविधान सभा में वे सभी वैसे ही लोग थे जैसे डायरेक्ट वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनाव होता और संविधान सभा के लोग चुने जाते, उसी तरह के लोग प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों द्वारा चुने जाने पर भी उसी प्रकार के लोग संविधान सभा के सदस्य बने थे। देखिए, और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। यानी प्रारूप कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। देखिए, 3 वर्षों में कुल 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। यानी संविधान की व्याख्या के लिए इस दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था और सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य।
देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रहेगा केवल वही पढ़ेंगे हम ना। देखिए यहाँ पर लिखा है, भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देखिए वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। क्या लिखा था उसको भी देखेंगे यहाँ पर। देखिए, मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिससे जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। यानी यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का। और आगे, भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मन में भी था। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में भी उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। अब आगे देखेंगे हम। देखिए संविधान का दर्शन। देखिए दक्षिण अफ्रीका, देखिए हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, यह दक्षिण अफ्रीका का प्रस्तावना है। यहां से नहीं पूछेगा। और अब आगे देखते हैं हम। देखिए आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और इसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। तो अब हम सीधे संविधान का जो प्रस्तावना है उस पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या लिखा है? संविधान, भारत का संविधान। देखिए उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। और उद्देशिका पेश कब हुई थी? तो उद्देशिका पेश हुई थी 13 दिसंबर 1946 पर। और उद्देशिका पास कब हुई थी संविधान सभा द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका पास हुई थी संविधान सभा के द्वारा। देखिए अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना को। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, देखिए, को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। यानी देखिए अब ये संविधान सभा में एक एक शब्द का हम अर्थ और मतलब समझेंगे। अगर पूछ दिया जाए कि संविधान सभा की शुरुआत कैसे होती है प्रस्तावना की, तो हम भारत के लोग से। कैसे शुरुआत होती है? हम भारत के लोग से। और देखिए अगर पूछ दिया जाए कि संविधान सभा में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है, तो कितने प्रकार का न्याय दिया गया है? तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यह 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। यानी भारतीय संविधान में कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। और कितने प्रकार की समानता दी गई है, समता दी गई है? तो 2 प्रकार की। कौन कौन? प्रतिष्ठा की और अवसर की। और उसके बाद देखिए प्रस्तावना में केवल एकमात्र संशोधन हुआ है और वह संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1976 ईस्वी। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। यही 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? एक समाजवादी और दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द कौन था? अखंडता। यही 3 शब्द
प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और भारतीय प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार। कौन सा संविधान संशोधन का हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। और उसमें कौन कौन शब्द जोड़े गए थे? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष, और अखंडता जोड़ी गई थी। ठीक है। और हम अब एक एक शब्द को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए प्रभुत्व संपन्न लिखा है ना, यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए दिया है। देखिए, लोगों को अपने से यानी लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसले करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह क्या है? यह प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब देखिए यहाँ पर दिया है, पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? देखिए, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। यह पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ। और उसके बाद देखिए, ये गणराज्य का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दिया है ना, गणराज्य। देखिए यहाँ पर लिखा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या हुआ? यह देखेंगे अब हम। देखिए, गणराज्य का मतलब देखिए शासन। यहाँ पर देखिए, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। यानी गणराज्य क्या होता है? शासन का जो प्रमुख होगा वह लोगों द्वारा चुना हुआ होगा, किसी वंश का उत्तराधिकारी नहीं होगा। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है। क्यों? क्योंकि जो भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति का पद, वहां पर वंशानुक्रम पद नहीं है, यानी किसी वंश का पद नहीं है। या वह जो भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उस पर जो बैठता है वह नागरिकों के द्वारा चुना हुआ होता है। अब आगे देखते हैं समता का मतलब। देखिए, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। अब बंधुता का मतलब देखिए, बंधुता का क्या मतलब है? देखिए, अब बंधुता का मतलब देखिए, बंधुता। देखिए, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न सम्माने। यह इसका मतलब क्या है? बंधुता का मतलब क्या हुआ? हम सभी ऐसा आचरण करें कि सभी लोग एक परिवार जैसा लगे, कोई भी नागरिक एक दूसरे नागरिक को कम न समझे। और उसके बाद देखिए समाजवादी, यानी समाजवादी का मतलब क्या हुआ? देखिए, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधे की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। अब उसके आगे देखेंगे हम। समाजवादी का मतलब समझ गए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है, देखिए हम भारत के लोग भारत को, इसका मतलब क्या हुआ? भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने इन्हें दिया है। अब आगे देखते हैं हम। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर दिया है लोकतंत्रात्मक। देखिए, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब अब हम समझेंगे यहाँ पर। देखिए, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव यानी लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं, शासक का, और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। और न्याय का मतलब देखेंगे हम। देखिए, न्याय नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा, इसे न्याय बोलते हैं। स्वतंत्रता देखिए, स्वतंत्रता का मतलब नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। मतलब नागरिकों को अपने विचार और अभिव्यक्ति को विचारों को रखने की स्वतंत्रता है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हमने पढ़ा ना। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को, इसमें एक और जोड़ेंगे, 3 शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में, इंदिरा गांधी के सरकार के समय। अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या दिया है। देखिए अब आगे तो जरूरी नहीं है, यहाँ से संविधान संशोधन बस ये देखिए। अब यहाँ से ये जो जरूरी है ये पढ़ लेते हैं हम। देखिए, रंग भेद का मतलब क्या होता है?
दक्षिण अफ्रीकी की सरकार ने 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ चली नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था ही रंगभेद होता है। धारा क्या होता है? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा यानी अनुच्छेद। संविधान क्या होता है? देश का सर्वोच्च कानून, जिसमें किसी देश की राजनीतिक और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। और संविधान संशोधन क्या होता है? देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव। और भारत के संविधान संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। देखिए, संविधान सभा क्या होता है? जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप क्या होता है? किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। दर्शन क्या होता है? किसी सोच और काम को दिशा देने वाले बुनियादी विचार। प्रस्तावना क्या होती है? संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। देशद्रोह क्या होता है? देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध। यह क्या होता है? देशद्रोह। और उसके बाद हमने आज क्या क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ा, दक्षिण अफ्रीका के बारे में। और हमने पढ़ा दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला जो थे वे दक्षिण अफ्रीका के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति। यानी दक्षिण अफ्रीका के, देखिए दक्षिण अफ्रीका के बारे में हमने पढ़ा, दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ के जो नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला, ये क्या थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम। और इन्हें रंगभेद के नीति का विरोध करने के कारण 1964 ईस्वी में क्या कर दिया गया था? आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। और इनको कहां पर रखा गया था? तो रोबेन द्वीप पर रखा गया था। रोबेन द्वीप, दक्षिण अफ्रीका के रोबेन द्वीप यानी भयानक जेल में रखा गया था। और जो दक्षिण अफ्रीका है वह गणतंत्र कब बना? तो 26 अप्रैल को बना, अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका क्या बना? स्वतंत्र, यानी दक्षिण अफ्रीका गणतंत्रात्मक राज्य बन गया। और हमने भारत में जो संविधान संशोधन है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन दिया है, वह हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि नेल्सन मंडेला जो थे, भारत में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है वह केवल 2 विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त है। किसको? एक नेल्सन मंडेला को और एक खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इसमें हमने जो महत्वपूर्ण थे संविधान संशोधन, इसके बारे में पढ़ा हमने, प्रस्तावना के बारे में। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह भी पढ़ा हमने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो संविधान सभा का निर्माण किसके सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था, कैबिनेट मिशन के। और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आई थी। कब? मार्च 1946 में आई थी। और कैबिनेट मिशन के ने संविधान सभा का निर्माण करवाया। और संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। और पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ये कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे अस्थायी अध्यक्ष। फिर दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, इसमें स्थायी अध्यक्ष बने। और स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद बने। और उसके बाद जब जुलाई 1946 में संविधान सभा की चुनाव हुई तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 389 सदस्य थे। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो संविधान सभा का भी बंटवारा हुआ, एक भारत का संविधान सभा, एक पाकिस्तान का संविधान सभा। तो भारत के संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। कितने? 299। और जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर प्रस्तावना जो उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई। और उसके बाद जो प्रस्तावना प्रस्तावित कब हुई, मतलब प्रस्तावना संविधान सभा के सामने कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। और प्रस्तावना पारित कब हुआ? तो प्रस्तावना देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना पेश कब हुई? प्रस्तावना पेश हुई किसके द्वारा? जवाहरलाल द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब हुई पेश हुई? 13 दिसंबर 1946 को। और पास कब हुई थी? तो पास हुई 12 जनवरी को, 12 जनवरी 1947 को। और जो उद्देशिका प्रस्तावित हुई थी वह पास होने के बाद उसको प्रस्तावना नाम दिया गया। और प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। देखिए यहाँ पर
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय दिया है प्रस्तावना में, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी है प्रस्तावना में, और 2 प्रकार का समानता दिया हुआ है प्रस्तावना में। और 1946 में 72वां मतलब 76वां संविधान संशोधन 1946 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है केवल। अब इतना पढ़ लिए। जब हम इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, तो उसमें हम संविधान सभा के बारे में, प्रारूप समिति के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से हमारा रिवाइज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आया होगा, और हम कल इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। और प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वह प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी क्लास 9 तक पॉलिटी का होगा, चैप्टर नंबर 2 का। इसी चैप्टर से क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे, और प्रैक्टिस सेट करने से हमारा एकदम अच्छे से जो हमने आज पढ़ा वह रिवाइज हो जाएगा, और हमें कहीं दूसरे जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।